Good afternoon, students. Welcome back to my channel Physics by Mr. V.R. Maurya. In this channel, I will teach you the conditions of interference and Young's experiment. Then watch it. देखिए बच्चों, आप जो है वैसे पिछले चैप्टर को पढ़ चुके होंगे, नोट्स बना चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। आप इसमें सबसे पहले जानेंगे व्यतिकरण की शर्तें क्या होती हैं। देखिए, व्यतिकरण की एक जो मुख्य शर्त होती है कि उसमें जो दोनों वेव्स होनी चाहिए वो जिस स्रोत से आ रही है वो स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। ये कला संबद्ध का मतलब क्या है? कला संबद्ध ऐसे लिखा होता है बच्चों, संबंध नहीं होता है, कला संबद्ध। इसका मतलब क्या होता है? जो दो स्रोत हैं, जैसे कि ये एक वेव आ रही है, ये एक वेव आ रही है, तो जिस स्रोत से आ रहे हैं ये दोनों वेव्स वो कला संबद्ध होने चाहिए। कला संबद्ध का मतलब ये होता है कि इन दोनों वेव्स के सभी कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए, जैसे कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, स्पीड सेम होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? तो सबसे पहली शर्त है कि दोनों प्रकाशित स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। फिर इसे में और बता सकते हो क्या? आवृत्ति सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए। ये सभी कंडीशंस हो जाती हैं इंटरफेरेंस की। और सर थॉमस यंग ने इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करते हुए जो है अपना प्रयोग किया और व्यतिकरण प्रतिरूप को एक पर्दे पर प्राप्त किया। देखिए, सर थॉमस यंग ने क्या किया? व्यतिकरण प्रतिरूप को पर्दे पर प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ही प्रकाशित स्रोत लिया। उन्होंने दो स्रोत लिए ही नहीं, जैसे कि यदि दो बल्ब लिए जाए चलते हुए तो उन दोनों बल्बों से निकलने वाली जो वेव होंगी कोई जरूरी नहीं है कि उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सब कुछ सेम हो। तो उन्होंने इस दोष को दूर करने के लिए क्या क्या स्रोत एक ही ले लिया और क्या क्या एक पर्दा M लगा दिया और उसके सामने दो छिद्र कर दिए। अब इनसे जो किरण निकलेंगी, वेव निकलेंगी, वो इसी स्रोत की तो है। जब इसी स्रोत की दोनों वेव्स हैं और पर्दा भी इससे बराबर दूरी पर है तो इसका मतलब है जो वेव्स निकलेंगी वो कैसी होंगी? दोनों कला संबद्ध स्रोत से निकलने वाली वेव्स होंगी, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है S1 S2 ये एक नए स्रोत की तरह कार्य करने लगेंगे। ये एक तरंगाग्र हो जाएगा, जो M है ये तरंगाग्र और ये पॉइंट एक नए स्रोत की भाग व्यवहार करेंगे। तो इन जो स्रोत S1 और S2 से जो रेज निकलेंगी वो दोनों क्या होंगी? सेम फ्रीक्वेंसी, सेम वेवलेंथ, ऑल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? जो घटक हैं सभी ये सेम हो जाएंगे, तो ये कला संबंध स्रोत दोनों हो जाएंगे। तो हाइगन्स के प्रयोग में क्या उन्होंने किया कि व्यतिकरण प्रतिरूप को एक पर्दे पर प्राप्त किया कि व्यतिकरण में जो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है ये पर्दे पर कैसा दिखाई पड़ेगा। तो उन्होंने एक स्रोत लिया S और इसके सामने एक पर्दा M लेकर के उसमें दो छिद्र किए S1 S2। इनके बीच की जो दूरी है D, स्मॉल d से इसको हमने लिया है, इसको स्लिटों के बीच की दूरी कहा। इसको यंग ने स्लिट के बीच की दूरी का S1 S2 क्या है? स्लिट है। इनसे D दूरी पर, ये कैपिटल D दूरी पर मैंने एक पर्दा लिया हुआ है, इससे कुछ दूरी पर यंग ने एक दूसरा पर्दा N लिया और देखा कि जब इन स्रोत से जाने वाली जो प्रकाशित किरणें हैं ये पर्दे पर एक कुछ विशेष दृश्य दिखा रहे हैं। वो दृश्य क्या है कि इन दोनों छिद्रों के मध्य में ये जो लाइन है यहां पर बिंदु O पर एक चमकीली पट्टिका बन रही है जो कि अत्यंत, जिसकी तीव्रता बहुत अधिक, तीव्रता अधिक का मतलब है चमकीली और तीव्रता कम का मतलब है धुंधली। जहां संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पर तीव्रता अधिक होती है अर्थात उसको कह सकते हैं चमकीली, और जहां विनाशी व्यतिकरण होगा वहां पर तीव्रता कम होती है उसको आप कह सकते हैं धुंधली। तो यहाँ पर अधिक तीव्रता वाली एक चमकीली पट्टिका प्राप्त हुई और उसके ऊपर भी नीचे भी एकांतर क्रम में डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट ये एकांतर क्रम में पट्टिकाएं प्राप्त हुई। सेंटर में कौन सी प्राप्त हुई? ब्राइट चमकीली, जिसको मुख्य दीप्त फ्रिंज कहा, इनको फ्रिंज का नाम दिया, मुख्य दीप्त फ्रिंज का नाम इसको दिया। और
इसके जस्ट बाद इधर क्या है, डार्क एक धुंधली पट्टिका प्राप्त हुई, नीचे फिर भी धुंधली प्राप्त हुई, फिर ऊपर ब्राइट, फिर ब्राइट, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क। तो ये जो है उन्होंने दृश्य देखा कि बीच में ब्राइट एक पट्टिका प्राप्त हो रही, उसके ऊपर भी नीचे भी एकांतर क्रम में डार्क ब्राइट पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं। इन पट्टिकाओं को सर थॉमस यंग ने फ्रिंज कहा। जहां पर चमकीली पट्टिका प्राप्त हो रही ब्राइट, उसको कहा यह दीप्त फ्रिंज है, और जहां डार्क पट्टिका प्राप्त हो रही है, धुंधली पट्टिका प्राप्त हो रही है, उसको उन्होंने क्या कहा, अदीप्त फ्रिंज कहा। तो इस प्रकार इनको उन्होंने दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का नाम दिया। क्या मैंने बोला, दीप्त और अदीप्त, दीप्त और अदीप्त फ्रिंज, ये दीप्त और अदीप्त फ्रिंज का इनको नाम दिया। ये सर थॉमस यंग का प्रयोग था और उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर तीव्रता अधिक है, दीप्त फ्रिंज बन रही है, ब्राइट वाली बन रही है, उन स्थानों पर संपोषी वितरण हो रहा है, और जिन स्थानों पर डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है, उन स्थानों पर विनाशी वितरण हो रहा है। इस प्रकार से उनका जो है प्रयोग पूर्ण हो जाता है। अब आगे आप निगमन देखेंगे कि फ्रिंज की चौड़ाई कैसे प्राप्त की जाए, फ्रिंज की चौड़ाई कैसे प्राप्त करें, और ये जो यहाँ से लाइट जा रही है इसकी हम वेवलेंथ कैसे प्राप्त करें, इसके लिए आप डेरिवेशन देखेंगे। देखिए यहाँ पर ये यंग के प्रयोग का ही फिगर हम ले रहे हैं पूरा। यंग ने जो प्रयोग किया वही फिगर है, फिगर को हम समझा भी चुके हैं। ये एन पर्दा है, ये दो स्लिट है S1 S2, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी लिया। और हाँ, शर्त में एक चीज और जोड़ लीजिएगा कि ये जो दोनों स्लिट हैं, जो दो रेखा छिद्र हैं, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम होनी चाहिए। अर्थात कहते हैं कि इस छिद्र जो है बहुत ही संकीर्ण होने चाहिए, बहुत पतले और बहुत ही पास होने चाहिए। ये शर्त और आप वहां पर शर्तों में जोड़ सकते हैं। तो ये दोनों स्लिट हैं, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी लिया है। इससे कैपिटल डी दूरी पर हमने एक पर्दा एन लिया हुआ है, जिस पर दीप्त और अदीप्त फ्रिंजें बन रही हैं। हमने माना कि ये जो मुख्य दीप्त फ्रिंज है, इससे x दूरी पर एक ये ब्राइट फ्रिंज बन रही है, एक दीप्त फ्रिंज बन रही है इन दो रेज के द्वारा। ये जो दो किरणें यहां से जा रही हैं, ये हमने दो केवल लिया है, दो ही नहीं है, बहुत सारी रेज हैं, ऐसे 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 निकल रही हैं और यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज बना रही है। लेकिन उसमें हमने केवल दो रेज को लिया है और माना है कि ये दोनों रेज यहाँ बिंदु P पर आती हैं और एक ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर दीप्त फ्रिंज बनाती है, जिसकी केंद्र से सेंटर से दूरी यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है k, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, हमने माना कि ये जो दीप्त फ्रिंज है, ये अक्ष जो है हमारा मेन अक्ष है, जो हमारा प्रकाशित स्रोत से इस पर्दे को मिला रहा है, इससे थीटा कोण पर है। जो दीप्त फ्रिंज है ये हमारे सोर्स से जाने वाली जो ये अक्ष है, इससे कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। ये थीटा कोण पर है तो ये भी कोण बच्चों थीटा आ जाएगा, ये कोण थीटा आ जाएगा आपका। वो कैसे आएगा आप मैथमेटिकली देखेंगे कि ये जो है ये यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ये जब हमारा यहाँ पर थीटा बन रहा है, यहाँ चाहे आप थीटा लिख लीजिए और चाहे यहाँ पर थीटा लिख लीजिए, वास्तव वही है। तो ये जब थीटा है, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा आ जाएगा। देखिए ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, यहाँ पर ये आपने थीटा माना है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये फिर से पूरा 90 है इसलिए ये थीटा आ जाएगा आपका एंगल। तो ये हमने यहाँ पर बनाया है थीटा, जिससे थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और ये एंगल भी क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। यहाँ पर दो ट्रायंगल है, एक है S1 S2K जिसमें K 90 डिग्री है, ये बना हुआ S1 S2K जिसमें K क्या है 90 डिग्री, और S1 S2 के बीच की दूरी क्या है D है। दूसरा ट्रायंगल है आपका C, और यहाँ पर O है और P, COP, जिसमें ये जो O पर एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। ये समझ गए बच्चों। और जो PO है ये कितनी है, x है, और जो CO है, C से लेकर O तक ये क्या है, D है। आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें से इन दोनों ट्रायंगल्स में जरा देखिए, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए और ये एंगल थीटा बराबर हो गया। तो किन्हीं दो त्रिभुजों के अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं।
तो आप देख सकते हैं दिस फिगर ट्रायंगल S1S2K इज सिमिलर टू ट्रायंगल CPO। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है दूसरे को, जो है समरूप त्रिभुज का ये साइन यहाँ पर लगा हुआ है। अब जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। मैथमेटिक्स है बच्चों, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में थोड़ा तो आना ही चाहिए। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो अगर इसकी हमने भुजा ये ली है S2K एंड D, देखिए S2K अपॉन D, इसके हमने लिया S2K अपॉन D, तो इक्वल टू होगी PO अपॉन PC। PO का मान क्या है x, तो वही हमने ले लिया है x अपॉन PC। समरूप भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, 10th में पढ़े हैं समरूप त्रिभुज, अंडरस्टैंड। अब देखिए चूंकि ये थीटा बहुत छोटा कोण है, ये थीटा बहुत छोटा है अर्थात P जो हमने दीप्त फ्रिंज लिया है वो हमने मुख्य दीप्त की बिल्कुल पास वाली लिया है, बहुत नजदीक की लिया है। तो थीटा जब बहुत छोटा होगा तो ये P बिंदु खिसक के लगभग कहां पर आ जाएगा, O पर आ जाएगा। अर्थात ये थीटा अगर बहुत छोटा है तो P बिंदु खिसक के लगभग O पर आ जाएगा। तो जो CP दूरी है इसको हम CO के बराबर ले सकते हैं। तो थीटा बहुत छोटा पड़े इसलिए CP बराबर CO हो जाएगा, और CO हमारी कितनी है, D है। तो यहां पर हमने क्या रख दिया, D रख दिया, CP की जगह CO और CO की जगह D, पे यहां पर आ गया D। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये S2K इक्वल टू आ जाएगा स्मॉल dx अपॉन D। अब ये जो S2K है ये दोनों रेज के बीच में पथांतर है, पथ का अंतर। देखिए ये यहां से चली यहां पहुंची और ये यहां से चल करके यहां पहुंची, तो इनके बीच का अगर पथांतर हमको निकालना है, रास्ता जो मार्ग चला गया है उसके बीच का अंतर, तो ये अंतर है। इस रेज ने ज्यादा दूरी तय की है, कितनी ज्यादा की है, S2K। तो ये हमारा S2K निकला है पथांतर इस दीप्त फ्रिंज के लिए इन दोनों रेज का। अब देखिए संपोषी व्यतिकरण, आप चाहे हम संपोषी व्यतिकरण कहें, चाहे उसको चमकीली पट्टिका कहें, चाहे उसको दीप्त फ्रिंज कहें, ये एक ही बात है, वहां पर तीव्रता क्या होगी, ज्यादा। आप ये बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि संपोषी व्यतिकरण का मतलब है दीप्त फ्रिंज और ब्राइटनेस अधिक, तीव्रता अधिक। तो संपोषी व्यतिकरण के पथांतर होता क्या है, आप लास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो है उसमें देख लीजिए, उसके लिए होता है 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा डॉट डॉट होता है। इसको हम m लैम्डा भी लिख सकते हैं, जहां m इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 1 2 रखते जाइए इसमें, ये आपको पथांतर प्राप्त हो जाएगा। तो संपोषी व्यतिकरण के लिए या दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर ये है, पिछले वीडियो में हमने बताया है, वो यहां से ले लीजिए, इसको m लैम्डा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये जो फ्रिंज लिया है कौन सी, संपोषी व्यतिकरण ही तो है, दीप्त फ्रिंज ही तो है, तो यहाँ पर हम m लैम्डा रख सकते हैं, कहां पर, S2K की जगह। ये पथांतर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, m लैम्डा। तो वही लिया था समीकरण 1 से, पथांतर की जगह हमने क्या ले लिया है, m लैम्डा इक्वल टू XD अपॉन कैपिटल D, XD अपॉन कैपिटल D। तो ये जो है यहां से x क्या है, MV, केंद्र से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो अगर हम यहां से x निकालेंगे तो MV दीप्त फ्रिंज की मुख्य दीप्त फ्रिंज से दूरी x, मुख्य दीप्त फ्रिंज से दूरी, ये x बराबर, यहां से अगर x बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, m लैम्डा कैपिटल D बटे स्मॉल d। ये जो x निकली है ये है क्या, जो x निकली है ये है मुख्य दीप्त फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी। अब आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में यहाँ पर केंद्र से या मुख्य दीप्त फ्रिंज से दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालना हो, यहाँ 2 रख दीजिए, तीसरी की दूरी निकालना हो 3 रख दीजिए। जो दीप्त फ्रिंज निकालना हो चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, वो होगी केंद्र से जितनी दूरी पर इधर तीसरी होगी उतनी दूरी पर नीचे भी तीसरी दीप्त फ्रिंज होगी। आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, न्यूमेरिकल सारे आप सॉल्व कर लेंगे। क्या, ये x जो है ये केंद्र से मुख्य दीप्त फ्रिंज से MV दीप्त फ्रिंज की दूरी है। तो अगर आपको दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी कहे, यहाँ 2 रख दीजिए और ये सारी डिस्टेंस रख दीजिए और निकाल लीजिए मीटर मिलीमीटर, जिसमें भी निकालना हो। तीसरी की कहे 3 रख दीजिए, दूसरी की कहे 2 रख दीजिए, जिस दीप्त फ्रिंज की दूरी कहे यहाँ से निकाल लीजिए। अब अगर 0 वाले की निकालोगे 0 पर, तो 0 पर ये जो दीप्त फ्रिंज बन रही इसकी इसी से दूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ 0 रखोगे तो x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है।
तो आप इस फार्मूले के द्वारा आप बहुत सारे न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। क्वेश्चन आपका होगा, सब कुछ दिया होगा, लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, आपको लिखा होगा दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकालिए, तो 2 रख लीजिए, दूरी निकल आएगी। अंडरस्टैंड। अब अदीप्त के लिए ऐसे ही देखिए जरा, अदीप्त फ्रिंज के लिए या विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण के लिए विनाशी व्यतिकरण या अदीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होता है, लास्ट वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। पथांतर जो होता है वो होता है λ/2 और यहां से होता है 3 λ/2 और 5 λ/2, ये पथांतर होता है। आप वहां से देख सकते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए जो होता है पथांतर वो प्राप्त होता है आपका, लास्ट वीडियो में जरा देख लीजिए, कोई मिस्टेक ना होने पाए। हाँ, λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2 विषम आते हैं, ठीक है, ये डॉट डॉट। तो इसके लिए अगर हम एक कोई कॉमन फार्मूला बनाना चाहते हैं तो हमारा कॉमन फार्मूला बनेगा m-1/2 लैम्डा, जहां m बराबर 1 से शुरू होगा, 1 2 3। ये 1 से क्यों शुरू होगा दीप्त फ्रिंज, 0 से क्यों नहीं शुरू होगा? दीप्त तो 0 से शुरू हुई थी, क्यों? क्योंकि 0 पोजीशन पे कौन सी बनती है? दीप्त, इसलिए दीप्त वाली 0 से शुरू हुई थी। और अदीप्त फ्रिंज का m का मान 1 से शुरू हुआ, क्योंकि पहले स्थान पर कौन सी होगी? अदीप्त, और 0 स्थान पर कौन सी होगी? दीप्त होगी। तो हमारा ये कॉमन फार्मूला बना पथांतर का। यही पथांतर हम कहाँ रख देंगे? उसी समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में जहाँ पथांतर था वहां रख दें m-1/2 लैम्डा, और वहां पर क्या आया था आपका? x स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। यहां से जो आप x निकालेंगे वो आ जाएगा m-1/2 लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ये जो निकली है x, ये है मुख्य दीप्त फ्रिंज से mवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, mवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। जैसे आपने ये दीप्त के लिए निकाला था, वैसे ही ये जो x है ये निकला है मुख्य दीप्त फ्रिंज से। यही से दूरी सब यही से निकलेंगे, मुख्य दीप्त फ्रिंज से mवी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, ये अदीप्त लिखा हुआ है। तो अगर आपको m बराबर 1 रख दोगे तो ये जो आपकी है इनकी दूरी यहां से निकल आएगी। अगर आप 2 रख दोगे m का मान, तो ये जो है दूसरी वाली जो है डार्क, इसकी दूरी निकल आएगी। तो यहां से अगर न्यूमेरिकल आपको हल करना हो कि मुख्य उच्चिष्ट से तीसरी अदीप्त की दूरी निकालिए, तो आप 3 रख लीजिए यहाँ पर, बस कुछ नहीं करना, सारी वैल्यूज। अगर फिर ऊपर की और नीचे की दूसरी दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी बताइए, तो ऊपर की दीप्त फ्रिंज की दूसरी की दूरी निकाल लो। जितनी दूरी पर ऊपर होगी उतनी दूरी पर नीचे भी होगी, दोनों को ऐड कर लीजिए या उसका जस्ट डबल कर दीजिए, आपको वो दूरी निकल आएगी। समझ पा रहे हैं शायद। अब बच्चों अगर हमको एक फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी हो, फ्रिंज की चौड़ाई, चलिए इसी में आप देख लेते हैं। रस्टर कहीं खो जाता है, पता नहीं, मिल गया। देखिए अब हमको निकालना है फ्रिंज की चौड़ाई कितनी होगी। हम 2 फार्मूले यहां से छोड़ देते हैं, एक ये और एक ये, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है आगे। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए फ्रिंज की चौड़ाई को हम W से रिप्रेजेंट करेंगे। फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकाली जाए? देखिए अगर हम यहां से केंद्र से पहली वाली अदीप्त की दूरी निकाल लें, ठीक है, और दूसरी वाली अदीप्त की दूरी निकाल लें,
तो इस दूरी से अगर ये दूरी घटा देंगे तो हमको ये बीच की दूरी मिल जाएगी और वही है एक फ्रिंज की चौड़ाई। अगर हम पहली दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लें और दूसरी दीप्त फ्रिंज की दूरी निकाल लें और दूसरी से पहली वाली घटा दें तो हमको फ्रिंज की चौड़ाई निकाल आएगी। फिर एक फ्रिंज की चौड़ाई कितनी है, या हम यहाँ अदीप्त का बता रहे थे, अदीप्त से भी निकाल सकते हैं और दीप्त से भी निकाल सकते हैं। दीप्त से कैसे, हम पहली दीप्त फ्रिंज ये जो 1 नंबर वाली इसकी दूरी निकाल लें केंद्र से x1 और यहां से दूसरी की निकाल लें x2, x2 से x1 घटा दें और फ्रिंज की चौड़ाई निकल आएगी। क्योंकि फ्रिंज की चौड़ाई होती है दो दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी, दो दीप्त फ्रिंजों की दूरी या किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर, हम दीप्त से निकालने दे रहे हैं, आप चाहे अदीप्त से निकाल लीजिए, किन्हीं भी दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी के बीच की दूरी, आप कहीं भी दो दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को ले लीजिए। तो हम यहां से क्या लेंगे, हम दीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को लेंगे, ये अदीप्त वाली हम मिटा दे रहे हैं। तो फ्रिंज की चौड़ाई को अगर हम W से लिखें तो W बराबर हम जैसे ले लें XM, एमओवी दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्र से एमओवी दीप्त फ्रिंज की दूरी माइनस XM-1, मतलब उससे एक कम। ये अगर दूसरी है तो ये पहली है, ये तीसरी है तो ये दूसरी है। तो XM मतलब mवीं दीप्त फ्रिंज और M-1वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी को घटा देंगे तो XM, ये XM है, M लैम्डा dy स्मॉल d माइनस M-1 अगर लेना है, अगर कहें कि ये दूसरी लेना है तो यहाँ क्या रखोगे 2, तो mवी लेना है तो यहाँ पर M, अगर यहाँ पर कहें M-1 तो यहाँ पर क्या लिख दोगे M-1 और लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। इसको सॉल्व करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, आपको बचेगा M-1 प्लस ये कट जाएगा और आपका आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये हो गई दो दीप्त फ्रिंजों की दूरी और इसी को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। अगर आपको न्यूमेरिकल में फ्रिंज की चौड़ाई का ही निकालना है तो चाहे जो क्रमागत क्रम से दो लेना है, यहाँ पर किन्हीं दो क्रमागत आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, क्रमागत क्रम से आने वाली जो है दो फ्रिंजों के बीच की दूरी आप निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगी, फ्रिंज की चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब आप अपने मैक्सिमम न्यूमेरिकल हल कर सकते हैं। अगर आपको ये फंडा यहाँ से समझ में आ गया है आपको, तो आप जितने भी न्यूमेरिकल है सब हल कर सकते हैं। तीन ही चीजें इसमें ढूंढना है, कहीं पर केंद्र से 5वीं दीप्त, 6वीं दीप्त, कहीं अदीप्त और कहीं पर फ्रिंज की चौड़ाई। बस इतनी चीजें आपको फाइंड करना है, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं।